लोन लेके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट्स इन सब में इन्वेस्ट करते आए हैं। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड वो तरीका बहुत ही सही रहेगा, राइट? क्योंकि आपको जो भी लोन मिलता होगा, राइट, जो भी परसेंटेज में लोन मिलता होगा वो आपके रिटर्न्स, लॉन्गर टर्म रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको फ़ायदा दे सकता है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में मुझे मिलेंगे 12-14% और मैं लेता हूँ लोन मार्केट से, जिसका मे बी परसेंटेज होगा 7-8-9%। किस तरह के लोन्स को आप ऐसा देखते हैं कि बस वो एक लाइबिलिटी ही बन जा रही है? 15-20 साल पहले तो सिर्फ होम लोन ही हमने सुना था कि घर खरीदना है, घर लेना है तो लोन लेना है। ऐसे ऐप्स है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको 10 मिनट में, 1 घंटे में भी आपको लोन्स मिल सकती है। तो ये सब चक्कर में अगर आपको लोन ऐसी आसानी से मिल रही है तो ये एक ट्रैप भी बन जाता है। और सबसे डेंजरस मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है वो सबसे डेंजरस है, क्योंकि उसमें जाने अनजाने में मेरे से गलती हो जाती है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि उस रैली का मुझे फ़ायदा नहीं मिला तो लोग लोन लेके भी इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट का प्रेडिक्शन करना ये एक सबसे डेंजरस बात होती है। आपको ईएमआई तो देनी ही पड़ेगी, आपने अगर लोन ली है, और रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, कोई रिटर्न्स गारंटी वाला नहीं होता है, राइट? अगर हम म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड इज द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। और लोन लेकर कोई भी एसेट क्लास में रिटर्न्स मिलना और आएगा ही, होगा ही, ऐसे प्रेडिक्शंस के जोन में जाकर लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही डेंजरस है। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरुकुल की एक और बेहद ही खास पेशकश, एक बेहद ही स्पेशल पॉडकास्ट। और अब तक हमने आपको कई मोर्चों पर गाइड किया है। याद रखिए, हमारा मकसद यही है कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों को अवेयर करें, इंस्पायर करें, इन्फॉर्म करें। और इन्वेस्टर एजुकेशनल सीरीज़ के तहत हम यही काम कर रहे हैं, जहां पर हमने एसेट एलोकेशन से लेकर एसआईपी की महत्व, और इसके अलावा हमने अलग अलग मोर्चों पर रिटायरमेंट प्लानिंग से लेके और इंश्योरेंस और बाकी पहलुओं को आपके सामने रखा। और अब हम बात करने वाले हैं बेहद ही खास विषय की, जो कि आपके डेट और आपकी ईएमआई और आपके इन्वेस्टमेंट, इन सब के कहीं ना कहीं चीज़ों में उलझा हुआ है। और हमारे साथ जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर विरल भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। विरल, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा मैंने कहा कि ईएमआई और एसआईपी, क्या ये दोनों साथ साथ चल सकती है, या ईएमआई को बढ़ा दिया जाए, पहले कर्ज का भुगतान किया जाए, इन्वेस्टमेंट को अलग किया जाए? आप इसे कैसे डिकोड करेंगे? पहले तो शुक्रिया प्रशांत, आपने ये शो के लिए मुझे इनवाइट किया और बुलाया। काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत। कि देखिए, आज के दौर में अगर हम देखते हैं, कोई भी पर्सन जब अपनी इनकम स्टार्ट करता है, राइट, तो बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं उनके लाइफ में कि एग्जैक्टली अगर मैं कमाना मैंने शुरू किया है तो उसको मैं कैसे अच्छी तरीके से उसको स्पेंड करूं, राइट? और कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी रहता है कि जितना हो सके उतना बचाकर मैं उसको इन्वेस्ट करके मेरे जो आने वाले साल है, मेरे और फाइनेंशियल गोल्स है, उसको मैं कैसे पूरा करूं। तो उसमें हमेशा कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाती है लाइफ में कि मैं पहले क्या करूं। पहले मैं लोन लेके घर लूं जिससे मुझे ईएमआई हर महीने देनी पड़ेगी, या मैं फिर एसआईपी करूं, मैं इन्वेस्टमेंट करूं। अभी दोनों चीज़ मुझे लगता है कि इसमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ ये देखी है मैंने मेरे फाइनेंशियल लाइफ में, लोगों के फाइनेंशियल लाइफ में, जब उनके साथ इंटरेक्शन करता हूँ, कि या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके ईएमआई पे चले जाते हैं जिससे उनका इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, और या तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसको 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 क्या कह सकते हैं, उसको भुना नहीं पाते हैं, यानी उसको उसका एनकैश नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया है, जो भी एसआईपीस की है, वो पर्टिकुलर टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से की है। और हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल्स तो आते ही रहते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो मीडियम टर्म हो, या चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल हो। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है प्रशांत कि दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप ईएमआई भी लीजिए, ईएमआई भी घर लीजिए, या आप जो भी आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ी है, पर बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है।
ऐसा भी ना हो कि आपकी ईएमआई इतनी ज़्यादा हो जाए, जो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब मैं एक्सपेंसेस एनालाइज करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के, तब समझ में आता है कि पैसा बचता ही नहीं है। अभी पैसा बचता नहीं है तो फिर दिक्कत आ सकती है। सही कहा आपने। तो मुझे लगता है कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है ईएमआई और एसआईपी में। चलिए, बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अब आते हैं लोन के सबसे इम्पोर्टेंट पहलू पे, जो व्यक्ति के कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है, जो व्यक्ति होम लोन लेता है। राइट। और ज़ाहिर-सी बात है, होम लोन भी लॉन्ग टर्म एक तरह से आपकी प्रक्रिया है। इस होम लोन की लॉन्ग टर्म जर्नी में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप देखते हैं? क्या प्री पेमेंट वाला पहलू ज़्यादा कहीं न कहीं बेहतर होता है? या आपको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इसको कहीं न कहीं कैच कर सकती है, ईएमआई जो है वो उसको ज़्यादा बेहतर बना सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये प्रशांत। क्यों अच्छा क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमने जब शुरू की बात तभी हमने ईएमआई और एसआईपी की बात की, या तो ऐसा कह सकते हैं कि लोन और इन्वेस्टमेंट्स की बात की। जब मैं कोई भी लोन लेता हूँ, यानी मेरे कोई भी फाइनेंशियल लाइफ में कोई भी लोन अगर आता है, और जितना मैंने देखा है, बट नेचुरल है कि होम लोन आता है पहली बार, और होम लोन की जो अमाउंट रहती है वो भी बहुत बड़ी रहती है। यानी आज के दिन में अगर हम देखें तो 1 करोड़ के नीचे, अगर मैं मुंबई सिटी से हूँ तो 1 करोड़ के नीचे तो कोई घर आता ही नहीं है। और 1 करोड़ घर खरीदने के लिए मुझे कम से कम 60, 70, 80 लाख की मुझे लोन लेनी पड़ती है, राइट। तो 60, 70, 80 लाख की लोन लेनी पड़ती है, और उसमें मैं अगर मेरा ईएमआई ही 50, 60 हज़ार आता है और मेरी इनकम ही मान के चलो 85, 90,000 रहती है, तो कन्फ्यूजन यही होता है कि मेरा लोन का जो इतना बर्डन है, क्यों ना मैं कैसे भी करके उसको प्री पेमेंट करूँ, यानी मैं कुछ ना कुछ पेमेंट ऐसा करते जाऊँ। क्योंकि मैं जब लोन ले रहा हूँ, मेरा एक ऑब्वियस आंसर मेरे माइंड में ये तो रहता ही है कि मुझे 20-25 साल तक मेरी लोन नहीं चलानी है। अगर 20-25 साल नहीं चलानी है तो कितने साल चलानी है, राइट। आइडियली हमेशा हम कहते हैं कि आपकी लोन का टेन्योर आपको प्री पेमेंट करके कम से कम 7 साल, 8 साल, या मैक्सिमम अगर देखें तो 10 साल में आपको ख़त्म करनी चाहिए। पर मेरे इनकम के सामने, मेरे बाकी खर्चों के सामने, मेरी जो ईएमआई मैं जो दे रहा हूँ, उसको मैं कैसे बैलेंस इट आउट करूँ? तो डेफ़िनेटली पहले आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपको प्रायोरिटाइज़ करने पड़ेंगे। यानी आपके नज़दीक के समय में, मान के चलिए 2, 3 साल, 5 साल में अगर और फाइनेंशियल गोल्स आने वाले हैं, तो आप प्री पेमेंट के लिए मत जाइए, राइट। पर आपका कैश फ्लो इतना अच्छे से आप मैनेज कर रहे हो, आपने जो लोन ली है वो भी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस देन 40% ली है। यानी हमेशा हम ये कहते हैं प्रशांत के एक रूल होता है जहाँ पे हमको 30-40% में ही हमको हमारी ईएमआई को मैनेज करना रहता है, और बाकी के जो 50-60% जो है वो आपके बाकी के एक्सपेंसेस और बाकी के इनकम, इसमें आपको संतुलित रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हाँ, अगर इनिशियल फेज़ में, इनिशियल ईयर्स में आपके और फाइनेंशियल गोल्स आने वाले हैं, पैसों की ज़रूरत और पड़ने वाली है, तो आप कोई प्री पेमेंट मत करिए। पर अगर आपका इनफ्लो ऐसा कहता है कि भाई आपकी ईएमआई सेट हो रही है अच्छे से, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके जमा करके आप एवरी ईयर कुछ एक अमाउंट को, उसको हम कहते हैं कि उसका एक शेड्यूल बनाना, कि आप लोन प्री पेमेंट कैसे कर सकते हैं, वो बना के आप धीरे-धीरे करके आप प्री पेमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी 7-8 साल में आपकी लोन खत्म कर सके। चलिए, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपका अप्रोच बहुत मायने रखता है, आपका संतुलन जिसे हम बैलेंस कहेंगे वो बहुत मायने रखता है। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल, मैंने कई चर्चाओं में ये सुना है और ऐसे ट्रेंड्स भी नज़र आए हैं कि जब भी किसी एसेट क्लास में तेज़ी नज़र आती है, जैसे हमने गोल्ड और सिल्वर में देखा, हम इक्विटी में भी उस तरह की रैली जब देखते हैं, तो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि उस रैली का मुझे फ़ायदा नहीं मिला, तो लोग लोन लेके भी इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये ऐसा ट्रेंड जब मार्केट में तेज़ी आती है, कोई भी एसेट क्लास हो, आपने गोल्ड की बात की, सिल्वर भी एक एसेट क्लास अभी बहुत ही चर्चा में आ गया है, और इक्विटी तो सालों से रहा ही है। बट देखने की और समझने की बात यहाँ पे ये है प्रशांत, कि ऐसी चर्चाएँ कब आती है और ऐसी ज़रूरत कब पड़ती है, या तो ऐसे एक्शंस लोग कब लेते हैं जब मार्केट तेज़ी में रहता है। शायद से ऐसा हो सकता है कि उनको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, या तो मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वो उन्होंने देखा नहीं है, या तो उन्होंने सुना होगा
पर एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, तो उनको ऐसा एक अट्रैक्शन आता है, या तो जैसे आपने कहा कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि भाई यार ये मौका मेरे से क्यों छूट रहा है या छूट ना जाए। वो चक्कर में वो क्या करते हैं कि भाई यार ये एसेट क्लास दे रहा है 15-20% रिटर्न, तो मैं ये एसेट क्लास में लोन लेके क्यों ना मैं उसको एनकैश कर दूं। पर बहुत ही गलत होता है। क्या होता है कि ऐसा देखो, मार्केट का प्रेडिक्शन करना ये एक सबसे डेंजरस बात होती है। मार्केट का प्रेडिक्शन अगर आप ऐसा करके चलते हो कि नहीं मार्केट अभी अच्छा ही जाने वाला है। देखिए प्रशांत, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, स्पेशली जो बड़ा पैसा मैनेज करते हैं, फंड मैनेजर्स, राइट। फंड मैनेजर्स को जब हम मिलते हैं तब फंड मैनेजर्स भी यही कहते हैं कि हमको भी नहीं पता है कि मार्केट कल क्या कर जाने वाला है, कैसे बढ़ने वाला है, कैसे जाने वाला है। तो वो सिचुएशन में हम कोई एक इंडिविजुअल ऐसा प्रेडिक्ट करता है कि मार्केट बहुत अच्छा जाएगा और मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देगा, वो सोचकर मैं लोन ले लेता हूं। और अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो लोन तो भारी पड़ेगा, क्योंकि देखिए लोन में ईएमआई तो पक्की है, राइट। आपको ईएमआई तो देनी ही पड़ेगी आपने अगर लोन ली है, और रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, कोई रिटर्न्स गारंटी वाला नहीं होता है, राइट। अगर हम म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। और लोन लेकर कोई भी एसेट क्लास में रिटर्न्स मिलना और आएगा ही, होगा ही, ऐसे प्रेडिक्शंस के जोन में जाकर लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना ना बहुत ही डेंजरस है। ये सिर्फ एक बात हो सकती है जो आपने पहले भी पूछा कि रीपेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी रीपेमेंट भी हम कब कर सकते हैं कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, राइट, वो मेरे लोन के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। मान के चलिए लोन का इंटरेस्ट रेट 7-8% है और मेरा रिटर्न्स बन रहा है 12-14%, तो बेशक मैं रीपेमेंट कर सकता हूँ, बराबर है। पर मैं अगर लोन लेकर मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मार्केट नीचे चला गया, मैं नेगेटिव में चला गया और मेरे को ईएमआई तो 7-8% से पे करनी है, तो ये बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी। बिल्कुल। तो चलिए इसी में एक और कंडीशन में जोड़ देता हूँ। लोग कई बार उनकी जो शॉर्ट टर्म ज़रूरतें होती हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स आ जाती हैं, उसके लिए अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो इसे आप कैसे देखते हैं? और इसी में एक और सवाल ये है कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ये एक टूल के तौर पे उभरा है, ये किस तरह से देखते हैं? बेशक, यानी देखिए जब हम कोई पर्टिकुलर हमारे क्लाइंट्स को मिलते हैं, बात करते हैं, तब हम फाइनेंशियल गोल प्लानिंग के ऊपर बहुत ही स्ट्रेस देते हैं। फाइनेंशियल गोल प्लानिंग यानी क्या? आप कोई भी चीज़ आप आपके पैसों से जब आप कर रहे हो, तब आपको पता होना चाहिए कि वो पैसों का यूटिलाइजेशन मैं कब करने वाला हूँ। बहुत बार ऐसा सुना होगा प्रशांत आपने कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यही सिर्फ चीज़ नहीं होती है। जब आप प्लानिंग करते हो, जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तब आपको शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म, यानी उसमें शॉर्ट टर्म भी आ गया, मे बी इमीडिएट, मे बी 1-2-3 ईयर्स, मे बी मीडियम टर्म 3-5-7 ईयर्स, और मे बी मोर देन 7 ईयर्स, यानी लॉन्ग टर्म। सभी जो पहलू है आपके फाइनेंशियल लाइफ के, सभी पहलू को आपको ध्यान में रखना है। सभी पहलू को सोचकर, देखकर, विजुअलाइज कर एंटिसिपेट करके आपको उसका प्लानिंग करना है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि आपको सारे पर्टिकुलर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट टर्म में जो एक्यूमुलेशन किया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें से आप पैसा निकाल कर उसको आप फुलफिल करिए। अगर आपने मीडियम टर्म में आपको ऐसा कोई आ गया है, जिससे क्या होगा कि आप रैंडमली रिडेम्पशन नहीं करोगे, रैंडमली आप पैसों को नहीं निकालोगे आपके इन्वेस्टमेंट से। आपको शॉर्ट टर्म में रिक्वायरमेंट आई है तो डेफिनेटली आपने कुछ ऐसे एक्यूमुलेशन किए हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो शॉर्ट टर्म निकाल कर आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। रही बात, विरल, मैंने तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म प्लानिंग की नहीं है, तो जो आपका क्वेश्चन था कि अभी एक ऐसा टूल भी आ चुका है, एक ऐसा एवेन्यू भी आ चुका है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ी है और आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपने लॉन्ग टर्म करके रखी है, आपने आगे का सोचकर ही प्लानिंग की थी, आपने शॉर्ट टर्म में ऐसी कोई इमरजेंसी आएगी ऐसा सोचा ही नहीं था, तो आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भले लॉन्ग टर्म के हो, उसके ऊपर आपको लेवरेज यानी आपको लोन मिल सकता है, और वो लोन आपके शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी अच्छी तरीके से वो फुलफिल आपको कर सकता है। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट भी चालू रहेगा, राइट, इन्वेस्टमेंट ब्रेक नहीं होगा, आपको कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, और आपको जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट आई है वो भी आप वहाँ पे पैसा दे सकते हो। और जब आपकी पैसों की अरेंजमेंट हो जाती है, राइट,
वापस से फिर वो जो आपने लोन लिया हुआ है उसमें पैसा भर के आप उसको छुड़वा सकते हो। बिल्कुल, यानी एक तीर से दो निशाने अपने Absolutely. आप लगा सकते हो। और एक जाहिर सी बात है, ये टूल इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया है ताकि आप इस तरह की ज़रूरतों में उसका इस्तेमाल कर सकें। विरल, मैंने हमेशा देखा है कि लोग मतलब ये तो बहुत पुराना ट्रेंड है, पुराना चलन कह लीजिए, कि लोग लोन लेके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, इन सब में इन्वेस्ट करते आए हैं। तो अभी तक तो हमने बात की कि खास एसेट क्लास जिसकी रैली को मिस ना करें, उस लिए लोन लेकर उस रैली में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। अब स्पेसिफिकली अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, तो लोन लेके क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है या गलत है? आपका जवाब जो भी रहे, मतलब उसके कोर रीजंस आप क्या देते हैं? देखिए, हमने आपकी अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स आती है, आप उसको फुलफिल करने के लिए आप लोन लेते हैं, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, वो तरीका बहुत ही सही रहेगा, राइट? क्योंकि आपको जो भी लोन मिलता होगा, राइट, जो भी परसेंटेज में लोन मिलता होगा, वो आपके रिटर्न्स, लॉन्गर टर्म रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको फ़ायदा दे सकता है। पर अगर आप ओवरऑल अगर सोचें और देखें कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में मुझे मिलेंगे 12-14% और मैं लेता हूँ लोन मार्केट से जिसका मे बी परसेंटेज होगा 7-8-9%। बट जैसे हमने देखा कि आज का ट्रेंड देख लीजिए कि आज का ट्रेंड में मार्केट इतना भयानक तरीके से नीचे गिरा जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। और मैंने देखा कि कोविड के बाद जो मार्केट बढ़ा, मुझे कोविड के टाइम 30-50% मार्केट नीचे गया। मार्केट जब भी से बढ़ना चालू हुआ तब से मेरा रिटर्न्स अगर मेरे पोर्टफोलियो में देखूंगा तो 18% है। तो ये 18% या 14% या 12% कंसिस्टेंट रिटर्न्स कोई भी एसेट क्लास नहीं दे सकता। उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं और बहुत ही प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, क्योंकि देखो मार्केट को प्रेडिक्ट करना और मार्केट में से रिटर्न्स निकालना बहुत ही मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं कह सकते आप, राइट? तो लोन लेकर मैं ऐसा करूं कि मैं लोन ले लूं और लोन लेके मुझे मार्केट से मिल जाएंगे 12-14-20%, तो ये स्ट्रैटेजी जो करना ना वो बहुत ही गलत हो सकता है। क्योंकि जब मार्केट रिवर्स होता है, जब मार्केट डाउनसाइड चला जाता है, बहुत ही वॉलेटाइल रहता है। देखिए प्रशांत, हमारा इंडियन मार्केट तो अब तक इतना बैर फेज में गया भी नहीं है जहाँ पे सालों तक मार्केट एक ही रेंज में रहा हो या बहुत ही वॉलेटाइल रहा हो, राइट? कहीं ना कहीं 1.5-2 साल मार्केट गिर के वापस से अपसाइड मिली है। पर अगर ऐसा फेज आ गया तो वो बुरे फंस जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको ईएमआई तो चलनी ही है, सही वो बात है। ध्यान में रखना है। क्योंकि आप एक बार लोन लोगे तो ईएमआई तो देनी है, राइट? तो वो उससे आप चूक नहीं सकते, भले आपको रिटर्न मिले कि ना मिले। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, डेट फ्री होने की मेंटल पीस को क्या फाइनेंशियल रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? देखिए, एज अ इंडिविजुअल और जब मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंसी जब देता हूँ, जब बात करता हूँ कोई भी मेरे क्लाइंट्स के साथ या प्रोस्पेक्ट के साथ, तो वो एक जो डेट का एंगल जो होता है उनके फाइनेंशियल लाइफ में, यानी मेरे क्लाइंट्स के लाइफ में, उसको मैं हमेशा प्रायोरिटाइज करता हूँ इन्वेस्टमेंट के पहले। मेरा ये बहुत ही स्ट्रांगली बिलीफ है कि आपके अगर पोर्टफोलियो में लाइबिलिटीज़ यानी जो लोन्स जो है वो अगर फैक्टर इन है, तो आपके लाइफ में सबसे पहले उसको ख़त्म करने की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट? आप लोन मिल गया क्योंकि कन्वीनियंसी थी, आपकी इनकम कंफर्टेबिलिटी थी, इसलिए आपको लोन मिल गया। बट उसको हमेशा ऐसे ही चलाते रहना, उसको कैसे प्रीपेमेंट करना या कैसे उसको ख़त्म करना, अगर वो स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी ना, तो आपके लाइफ में पीस नहीं आएगा। यानी मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर आप जब रात को सोने जाते हैं, तब आपको हमेशा आपके दिमाग में ये रहेगा कि नहीं, मेरा तो इतना बड़े अमाउंट का लोन है, उसको मैं कैसे चुकाऊँगा, कब चुकाऊँगा, किस तरह कब ख़त्म होगा, मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे तो कैसे होगा। तो ये सब चीज़ अगर आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, तो मुझे लगता है कि लोन ख़त्म करना या लोन को प्रीपेमेंट करके ख़त्म करना, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, बाद में इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आपको कुछ पैसे मिले हैं या आपके कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो मैच्योर हुए हैं या आपको कुछ बोनस मिला है, राइट? और हमेशा आपके दिमाग में ये भी चलता रहेगा कि नहीं, मेरे तो पोर्टफोलियो में लोन है और होम लोन इतना बड़ा अमाउंट है, तो उसको मेरे को धीरे-धीरे करके ख़त्म करना चाहिए। तो बेशक उसको ही प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए और फिर आपको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बार आपका अगर लोन ख़त्म हो गया ना, तो आप इन्वेस्टमेंट से अच्छे से फ़ोकस करके
उसका भी यूटिलाइजेशन करके, पावर ऑफ कंपाउंडिंग करके आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि डेट ना होना वो तो अच्छा ही है, बट अगर होता भी है तो उसको ख़त्म कैसे करना, वो आपको प्लानिंग में रखना चाहिए पहले, और फिर इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए। अच्छा, किस तरह के लोन्स को आप ऐसा देखते हैं कि बस वो एक लाइबिलिटी ही बन जा रही है, उससे मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट भी हैम्पर होगी और आपकी फाइनेंशियल जर्नी में भी एक तरह से ब्रेकर की तरह वो काम करें? क्योंकि आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि लोग शौक पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। राइट, राइट। देखिए, अभी का ट्रेंड बहुत ही चेंज हो चुका है। अभी अगर आप देखिए 15-20 साल पहले तो सिर्फ होम लोन ही हमने सुना था कि घर खरीदना है, घर लेना है तो लोन लेना है, राइट? पर अभी तो बहुत सारे डिफरेंट लोन्स आ चुके हैं। आईफोन लोन। एक्चुअली पिन टू प्लेन ऐसा कह सकते हैं कि हम लोन से ले सकते हैं। तो अगर पिन टू प्लेन लोन से मिलता है और हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो चुकी है, तो कन्वीनियंसी तो काफ़ी ज़्यादा हो ही चुकी है। आपके पास ऐसे ऐप्स है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको 10 मिनट में, 1 घंटे में भी आपको लोन्स मिल सकती है। तो ये सब चक्कर में अगर आपको लोन ऐसी आसानी से मिल रही है, तो ये एक ट्रैप भी बन जाता है। और सबसे डेंजरस, आपने कहा कि कौन सा चीज़, कौन सा लोन डेंजरस है, मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है वो सबसे डेंजरस है, क्योंकि उसमें जाने अनजाने में मेरे से गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है? मिनिमम अमाउंट ड्यू, ये मैं पेमेंट कर देता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरा बिल मैंने पेमेंट कर दिया, राइट? या तो मुझे कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं देना है, मैं अभी मिनिमम पेमेंट करके मैं आगे चला जाऊँगा, फिर नेक्स्ट मंथ का देखेंगे कि क्या है। पर उसमें अगर आप देखेंगे तो कम से कम 24% से लेकर 40% का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेट ट्रैप बन जाता है लोगों के जीवन में। तो आप लोन्स लो, आपके नीड और वांट्स में बाइफरकेट करके आप लोन्स को देखो। जहाँ पे नीड है वहाँ पे लोन डेफिनेटली बनता है, बट जहाँ पे वांट की बात आती है तो मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत होगी कि उसको आप करके लोन लोगे और फिर डेट ट्रैप में पड़ जाओगे। तो लोन लो, पर उसका प्लानिंग भी साथ में करो कि कैसे उसको ख़त्म करना है, कब तक ख़त्म करना है, और अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से ख़त्म करना है तो कौन से इन्वेस्टमेंट से मेरा जो लोन है उसका हिस्सा मैं मेरे इन्वेस्टमेंट्स को कनेक्ट करके मैं लोन को फोकस करूंगा और ख़त्म करूंगा। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा। ये जो आपने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड बताया, थोड़ा और एलेबोरेट करें। मतलब मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा। डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, या ऐसी इमरजेंसीज हमारे लाइफ में आती है जहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे दिमाग में ऐसा ही आता है कि पर्सनल लोन, किसी को मैंने पूछ लिया, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे फैमिली में, कि क्या मुझे उधार में पैसा मिल सकता है, राइट? तो डेफिनेटली अगर आपके वो वेल विशर्स रहेंगे, आपके क्लोज रहेंगे, तो आपको वो लोन दे देंगे, पर शायद से वो कुछ एक इंटरेस्ट की भी डिमांड करेंगे क्योंकि आपको वो पैसा दे रहे हैं। तो उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट, या तो उसका जो इंटरेस्ट परसेंटेज जो लगता है, और मार्केट में जो दूसरे एवेन्यूज़ अवेलेबल है, जैसे आपने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की बात की, तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है। आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मान के चलिए आप 5-7 साल हो गए आपके इन्वेस्टमेंट्स को, और आपका एक कॉर्पस बन चुका है। मे बी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 5-10 लैक्स का कॉर्पस बन गया है, आपको इमरजेंसी में कुछ 1 लाख की ज़रूरत पड़ी है। आप बैलेंस मेंटेन इतना नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट फोकस है, आपकी ईएमआई जा रही है, बाकी सारे खर्चे हैं, पर इमरजेंसी आ गई है, उसको मिटिगेट करना है, तो आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ये मिल सकता है। यानी आपके अगर 5-6 लाख के म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उसके कुछ एक परसेंटेज, मे बी 50-60% जो आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा, तो आपका 5-6 लाख के सामने आपको 50-60% लोन मिल सकता है आपके म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट। उसको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको उसको रिडीम करना है। डेफिनेटली एक ज़रिया तो होता ही है कि आप उसको पूरा रिडीम कर लो। विरल 5-6 लाख तो मेरा ऑलरेडी है, मुझे 1 लाख की ज़रूरत है, मैं रिडीम कर लूँगा, वापस से रीइन्वेस्ट कर दूँगा। बट उससे क्या होगा कि जो कंपाउंडिंग की जर्नी है वो ब्रेक हो जाती है। सही बात है। और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो तो आपने लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट आई है, उसको लॉन्ग टर्म का तुड़वाना ये गलत होगा। तो शॉर्ट टर्म में ये आपको एक 50-60% आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, करंट वैल्यू है आपके म्यूचुअल फंड की, उसके सामने आपको लोन मिल सकता है। चाहे आपको कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ गई, कोई हेल्थ इश्यूज़ आ गए, हॉस्पिटलाइजेशन आ गया, आपने मेडिक्लेम नहीं लिया है, तो आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का फ़ायदा लेकर आप वो पैसे को एनकैश कर सकते हैं। या आपके बहुत सारे ऐसे डेट ट्रैप हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोन्स हो चुके हैं जिसको आपको फिनिश करना है। आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बता रहा है कि भाई ये इतने सारे लोन नहीं होने चाहिए,
तो आप उसको कंसोलिडेटेड करिए और ऐसा कुछ करिए कि आपका इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसके अगेंस्ट शॉर्ट टर्म में आप लोन ले लीजिए और उसको ख़त्म कर दीजिए। लोन को कंसोलिडेट करना भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है आपके ओवरऑल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में। चलिए विरल, और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी चर्चा रही। हर पहलू को मेरे ख्याल से हमने छू लिया है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, लोन को इतना सिंप्लीफाई करने के लिए और इसके साथ ही बताने के लिए कि क्या डिफरेंस है आपका आपके लोन और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और कहाँ कहाँ ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है और कहाँ आप जो है वो फ़ायदे ले सकते हैं या एक बीच का रास्ता अपना सकते हैं। उम्मीद करते हैं मनी गुरुकुल की इस खास सीरीज़, इस खास पॉडकास्ट को आपने पसंद किया हो। कुछ राय हो, कोई सुझाव हो, कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.